अपडेटेड रहें कि आज के टाइम में क्या चल रहा है, उन्हें ये पता चले कि किस तरीके से वो अपडेट रह के ही अपने बिजनेस को सरवाइव करा सकते हैं। अन्यथा वो लोग इतने पीछे छूट जाएंगे कि वो शायद सरवाइव भी ना कर पाए। यही हम लोग का उद्देश्य है और इसलिए हम हर महीने इस तरह के सेमिनार करते हैं ताकि वो लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ ना समझें। स्वागत कीजिए श्री चंद्रभानु झा जी का। आप जॉइंट डायरेक्टर इन ESIC हैं। सर को 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन सोशल सिक्योरिटी। आप AILO ट्रेनर भी हैं। मैं चाहता हूं कि सर मंच पर आएं और ESIC के बारे में हमें थोड़ा बताएं, हम कैसे ESIC प्रोविजंस और ESIC का फ़ायदा उठा सकते हैं। ESI कहाँ कहाँ लागू है। ESI हर उस संस्थान में, जो एरिया नोटिफाइड नहीं है वहाँ पे ESI स्कीम लागू नहीं है। इसके उलट जस्ट मैं एक कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ आपको, क्योंकि ESI का टॉपिक है और मैं ESI से हूँ, लेकिन इसमें EPF भी लिखा हुआ है। EPF पैन इंडिया लागू है। EPF को लागू करने के लिए ऐसी कोई ये नहीं है, कंडीशन नहीं है कि वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी या कोई और फैसिलिटी होना उपलब्ध है। लेकिन ESI के केस में ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि पहले हम वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी देने की स्थिति में आए, तभी उस जगह को नोटिफाई करें। इसलिए ग्रेजुअली ESI स्टेप बाय स्टेप पैन इंडिया नोटिफिकेशन की ओर बढ़ रही है। यहाँ वहाँ हम स्कीम लेकर के जा रहे हैं। आज की तारीख में जितने भी लोग उन संस्थानों में 21,000 रुपए या उससे कम पा रहे होते हैं, जिनके वेजेस हैं, वो सारे के सारे ESI में कवर्ड हैं। यानी कि आपके अगर संस्थान में कोई भी व्यक्ति जो 21,000 से कम की सैलरी या वेजेस ले रहा है, तो उसको आपको, और आपका संस्थान अगर ESI में रजिस्टर्ड है, तो आपको उनका भी, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। नहीं देते उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होता है कि वो हमारे डिस्पेंसरी में जाता है, वहाँ पे वो अपने आप को दिखाएगा, और अगर उसको ज़रूरत है रेस्ट की, अगर उसको ठीक होने के लिए 3 दिन से ज़्यादा की रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद वो जितने दिन भी छुट्टी पे रहता है उसको ESI पेमेंट करती है। यानी एम्प्लॉयर को कोई बर्डन नहीं है। एम्प्लॉय के ऊपर भी ये है कि अगर वो बीमार हो गया तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मैं बीमार हो गया, मेरा घर कैसे चलेगा। तो ये जो प्रोसीजर है, इसको हम कहते हैं सिकनेस बेनिफिट। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को काम करने के दौरान चोट लग जाए और उसको किसी तरह की क्षति हो जाए, अंग क्षति हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए उसके साथ, तो उस केस में भी ESI न केवल उसका इलाज कराती है, बल्कि यदि उस व्यक्ति की इस दुर्घटना की वजह से किसी तरह से अर्निंग कैपेसिटी में, यानी कि उसके कमाने की जो क्षमता है उसमें कहीं से अगर कमी आ जाए, तो उसको भी कंपनसेट करती है, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। अब इसके लिए डेफिनेटली एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना होता है। जो व्यक्ति आपके यहाँ काम करने के लिए आया है उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, वो ESI के अंदर रजिस्टर्ड हो। जो दुर्घटना घटित हुई है वो आपके यहाँ शॉप फ्लोर पे घटित हुई हो। यदि शॉप फ्लोर पे घटित नहीं हुई है वो घटना, तो अगर आपके कहने की वजह से, यानी अगर उसके काम के चरित्र में ऐसा है कि उसको बाहर जाना पड़ता है, तो उस केस में वो भी कवर्ड है। और जब हम काम के दौरान हुई दुर्घटना की बात करते हैं, तो हम काम को शुरू मानते हैं जब वो व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाने के लिए चलता है और वापस घर तक पहुंचता है। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने की है कि काम के लिए जब हम घर से चलते हैं, तो वो काम चलने का समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 10 बजे की उसकी टाइमिंग है और वो व्यक्ति 6 बजे सुबह ही घर से चला। उस स्थिति में उसको काम के लिए घर से चलना नहीं कहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि देखी जाती हैं। मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं ये लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ, तो वो अपनी क्वेरीज़ के साथ आते हैं कि सर हम तो सुबह में निकले थे,
तो हमारा तो केस एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो मैं उनसे फिर पूछता हूँ आप कब निकले थे। कई बार ऐसा होता है कि लोग मतलब सुबह में कहीं निकले, कहीं और चले गए और फिर उनका कुछ हो गया, दुर्घटना घटित हो गई और वो फिर ईएसआई में क्लेम के लिए आते हैं और फिर ईएसआई उनकी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। तो इसको क्लैरिफाई करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि जो हम उसके रोजगार जनित चोट को जहाँ भी देखते हैं, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहते हैं, उसको उस समय से देखते हैं जब वो वास्तविकता में अपने घर से निकलेगा और सीधा ही ऑफिस जाएगा। उसके आने जाने का, कम्यूट करने का जो भी टाइम होगा, उस टाइम को देखते हैं, उसके रूट को देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ भी कभी ऐसी कोई चीज़ होती है तो कई लोगों को तो पता नहीं होता, तो वो कई बार एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं फाइल करते और कई बार लोग इसको ओवरली मैनिपुलेट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के हमको चलना है। देन थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका एक है एस्पेक्ट, वो है मैटरनिटी बेनिफिट। आप जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयर बैठे हैं वो सब जानते होंगे कि जहाँ भी महिला काम करती है तो भारत सरकार की जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसके अधीन उन सबको जब वो कन्फाइनमेंट होती है उनकी, यानी कि जब चाइल्ड बर्थ होता है, कन्फाइनमेंट के रिजल्ट के थ्रू चाइल्ड बर्थ होता है, तो उस केस में उनको 6 मंथ्स की का वेजेस देना पड़ता है। तो ईएसआई एक्ट के साथ ऐसा है कि जहाँ भी ईएसआई एक्ट लागू है, यानी जिस संस्थान पर ईएसआई एक्ट या जिस व्यक्ति पे ईएसआई एक्ट लागू है, वहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जैसे आपके संस्थान में कोई महिला हैं तो आप उनको कई जगहों पे ये देखा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं भाई हम इनको नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको रखेंगे तो फिर 6 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से भी आप जब ईएसआई के अंदर कोई व्यक्ति कवर्ड है तो आप बाहर हैं। और एक तरह से जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की जिसकी बात करते हैं, उसको भी ये बढ़ावा देता है, क्योंकि ये आपके जो एक कंसर्न है, कई एस्टैब्लिशमेंट का कंसर्न होता है, कई नई एस्टैब्लिशमेंट होती हैं जिनका कि जैसे कि खुद अभी एस्टैब्लिशमेंट को चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस केस में उनके लिए ये जो चीज़ है ये एक पॉजिटिव इंसेंटिव बन के आती है कि नहीं, हमारे पीछे ईएसआई है, ठीक है, तो हमें वर्कर्स की चिंता नहीं करनी है। कोई भी चीज़ होगा, अगर मैं टाइमली अपना सारा कंट्रीब्यूशन भर रहा हूँ, रिटर्न्स फाइल कर रहा हूँ, तो व्हेन द सिचुएशन कम्स दे विल बी देयर टू टेक केयर। महिला के लिए भी है कि हम उनको अगर सिर्फ इस कारण से नहीं इंगेज कर रहे हैं कि क्या पता हमें बाद में इस तरह की चीज़ झेलनी पड़ेगी, तो उसको भी ये एक प्रमोट करता है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक स्टेप है। और यहीं पे जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वुम से टुम तक का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो है, जो अल्टीमेटली एक चाइल्ड बर्थ में रिजल्ट करेगा, प्री नेटल फेज़ होता है और पोस्ट नेटल फेज़ होता है। तो प्री नेटल फेज़ में भी आपको उस महिला को जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसके बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी उनको अगले 6 महीने तक उनको प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो उनके सारे वेजेस और उनकी जो भी चीज़ें हैं वो दैट विल बी टेकन केयर टिल शी कम्स बैक टू द जॉब। लाइकवाइज अगर कोई व्यक्ति काम करने के दौरान, जैसे कहीं पे काम कर रहा है, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और किसी कारण से वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है, तो अभी क्या प्रोविज़न है कि अगर इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो वो ले ऑफ कर देता है, उस व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं रह जाता है इमीडिएटली। आजकल तो ऐसे होता है कि आज ऑफिस कोई गया और कल नेक्स्ट डे कह दे कि भाई कल से आप मत आना। तो कल से मत आना, उस स्थिति में क्या करेगा वो? तो अगर ऐसा कभी होता है, यानी कि जब उसकी
जॉब चली जाती है तो उसके लिए हमारे यहाँ एक स्कीम है जिसके अंदर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस देते हैं। वो स्कीम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ये उसके लिए है जिसकी कि नौकरी चली गई और नौकरी जा सकती है, लेकिन उसमें एक चीज़ हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, और ये मैं आपको फिर जैसे कि मैंने अभी बताया ये क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ, अगर किसी को डिसिप्लिनरी रीज़न से हटाया गया है, डिसिप्लिनरी रीज़न से हटाया गया है तो वो फिर इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि जिसकी जेन्युइनली जो जॉब है वो चली गई हो तो वो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर कवर्ड है। उसे 3 महीने तक वेजेस दिए जाते हैं, 50% रेट पे दिया जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके, सस्टेन कर सके। इन केस इंडस्ट्री बंद हो जाती है, यानी कि लॉकआउट हो गया या किसी और कारण से इंडस्ट्री बंद हो गई, या कुछ केसेस में जहाँ की उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से भी ज़्यादा है और वो काम नहीं कर सकता, तो उस केस में एक स्कीम और है हमारे पास जो हम राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के नाम से जानते हैं। उसमें 2 साल तक, 2 years तक उसको हम सपोर्ट करते हैं। इस दौरान यह भी देते हैं हम उसको कि अगर आप अपने आप को कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहो, आप कोई स्किल लर्न करना चाहो, जैसे कि अभी हम पीछे की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें ये देख रहे थे कि एआई के आने की वजह से कुछ लोगों का स्किल जो है वो पीछे रह गया। तो स्किल अपग्रेडेशन भी कई सारी ऐसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो कंप्यूटर बेस्ड इंडस्ट्री भी हैं, तो जहाँ स्किल अपग्रेड करके अगर उसको कोई जॉब या बेटर प्लेसमेंट मिल सकती है तो वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये जो पार्ट है, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। तो ये जो मैंने आपको बताई ये सारी स्कीम, और इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम फ्यूनरल कहते हैं, फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस का मतलब है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है एंड फिर उसके लास्ट राइट करने वाले के लिए भी उपलब्धता नहीं होती है पैसे की, तो उस केस में फ्यूनरल एक्सपेंसेस दिया जाता है उन लोगों को। और इनफैक्ट सबके लिए है ये, लेकिन इसका जो पर्पस है ये उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को इनेबल करता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट मोमेंट पे क्या करना है उसके लिए पैसे नहीं होते, तो ESI प्रोवाइड्स दैट हेल्प ऑल्सो। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैश बेनिफिट से ही रिलेटेड हैं। ESI का एक जो लोगो है हमारा वो है पंचदीप। पंचदीप जो है 5 बेनिफिट्स से निकला है, जिसका कि मैंने अभी आपको बताया, डिटेल में बताया। पर जो 5 हमारे बेनिफिट हैं वो यही हैं: सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट और डेथ एंड मेडिकल बेनिफिट। तो मेडिकल बेनिफिट के ऊपर अब अलग से एक बार चर्चा करेंगे जब मैंने आपको कैश बेनिफिट के बारे में बता दिया। मेडिकल बेनिफिट जो है ये IP और उसके डिपेंडेंट्स सबके लिए लागू है, जबकि पहले वाली जो स्कीम मैंने आपको कैश बेनिफिट बताई थी, कैश बेनिफिट जो वर्कर है उसी से पर्टेन करता है, क्योंकि कैश बेनिफिट में वर्कर जाएगा, वो बीमार होगा तो उसको पैसे मिलेंगे, उसकी फैमिली से वो रिलेटेड नहीं है। वो पैसे उसको मिल रहे हैं, सस्टेनेंस उसकी फैमिली का हो रहा है, लेकिन वो दैट इज़ फोकस्ड ऑन वर्कर, जो हमारा कामगार है उसके ऊपर उसका फोकस है। लेकिन जो मेडिकल बेनिफिट है ये उसको और उसकी पूरी फैमिली को मिलती है, और ये फ्रॉम डे 1 मिलती है। डे 1 मिलने का मतलब है कि ESI स्कीम में जब वो रजिस्टर होता है तो उसको पहले दिन से ही मेडिकली कोई इशू आएगा तो उसको वो चीज़ उसके लिए मेडिकल केयर लिया जाएगा। उसमें प्राइमरी मेडिकल केयर भी है, सेकेंडरी मेडिकल केयर भी है और टर्शरी मेडिकल केयर भी है। ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिहैबिलिटेशन सर्विस, ये जैसे कि आप देख रहे होंगे इस PPT में, रिहैबिलिटेशन सर्विस इज़ पार्ट ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस जो मैंने अभी आपको बताया।
कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस भी हम देते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मैटरनिटी के केस में हम 6 महीने के वेजेस देते हैं उनको, 26 वीक्स टू बी प्रिसाइज। इन केस ऑफ प्लेसेस जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी हमारी उपलब्ध नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो उस केस में 2 बच्चों के लिए 7,500 रुपीज़ उनको दिया जाता है एज अ कंपनसेशन, जो मेडिकल जो क्या कहते हैं डिलीवरी के लिए जो खर्च होता है, दैट इज़ कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस। इसके अलावा समय समय पर जो हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम है, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का मतलब है कि ईएसआई की जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो है ही, इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेदा हो गया, योग हो गया, सिद्धा है, यूनानी है, तो इस तरह के वेरियस प्रोग्राम्स वहाँ पे चलते हैं जिसमें कि आप अपने आप को अपने लिए फ़ायदा ले सकते हैं। अब दीज आर सम, अब जब बेनिफिट की बात हो गई तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये कवर होगा और ये नहीं होगा। इसमें रेगुलर एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल, टेम्पररी, सारे कवर्ड होते हैं। कंडीशन सिर्फ 2 हैं कि वो फैक्ट्री नोटिफाइड एरिया में होना चाहिए और जिनको आप कवर कर रहे हैं उनका वेजेस 21,000 से कम होना चाहिए। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए हमने 25,000 की सीलिंग रखी हुई है, सेम स्कीम है, लेकिन 25,000 तक दिव्यांग लोग जो हैं उनको हम कवर करते हैं। दूसरा बिंदु जो है यहाँ पे है वो फ्रॉम डे 1, जैसे कि मैंने कहा, पहले दिन से जब वो जॉब पे जाता है, आज उसने ज्वाइन किया, आज से ही वो ईएसआई के बेनिफिट्स लेने के लिए एलिजिबल है। और मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। ईएसआई का फुल फॉर्म जो है वो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। जो स्कीम है वो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस इस सेंस में है कि एक सोशल पूल बनता है और उससे हम लोगों को इंश्योर करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ इंश्योरेंस स्कीम। अदरवाइज बाकी इंश्योरेंस स्कीम में जैसे आप जाओगे, हेल्थ आप लेते हो जैसे कि आउटसाइड दिस, तो उनके पास एक ये होता है कि उन मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं कि आपके पास ये अगर प्री कंडीशन है तो आपको हम इस तरह के कवरेज नहीं देंगे। ईएसआई में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, तो इस तरह का इसमें कोई भी कंडीशनल वो नहीं रखा गया है। हर व्यक्ति जो जॉब पे आया है, जिसको जॉब पे रखा गया है, वो रजिस्टर्ड अगर हो रहा है तो उसको हर तरह की सुविधा दी जाएगी। इसमें अपर एज लिमिट नहीं है कवरेज के लिए, जैसे कई सारे स्कीम्स में होता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आप 60 इयर्स में भी अगर कोई कहीं पे एम्प्लॉयड होता है तो उसको ईएसआई की कवरेज मिलेगी। मेडिकल एक्सपेंसेस पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम, उसमें ईएसआई में कोई सीलिंग नहीं हो रही है। सीलिंग ना होने का मतलब ये है कि जैसे कई सारे लोग हैं जो कि सीजीएचएस स्कीम में, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग सीजीएचएस स्कीम में कवर्ड हैं, कुछ इंडिविजुअल इंश्योरर जो हैं वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस देते हैं, तो इन सब केस में क्या है कि एक सीलिंग है कि इतने तक अगर खर्च होता है तो वो हम बेयर करेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं करेंगे, एक रेट फिक्स है। लेकिन ईएसआई के केस में क्या है कि अगर किसी की ऐसी कोई इमरजेंट नीड हो जाती है जहाँ कि उसके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारे पास ऐसे केसेस हैं पुराने 2-3 साल पहले, जहाँ की एक पर्टिकुलर आईपी की फैमिली को ही हमने 15 करोड़ सैंक्शन करके दिया, 15 करोड़, ठीक है। अब इस तरह की, अब दिस इज़ एन एग्जाम्पल, पर ये एक्सेप्शनल है लेकिन होता है। और कहीं भी जैसे वैसे ट्रीटमेंट के लिए कहीं भी इसमें वो नहीं लगा है कि आप इतना ही खर्चा होगा हम देंगे,
किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख होता ही है खर्च। तो इसमें कोई अपर सीलिंग नहीं लगाई गई है। और ये चीज़ जो है ये ध्यान देने वाली बात है, विच मेक्स इट वेरी यूनिक इन इट्स ओन वे। मेडिकल बेनिफिट जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि जितने लोग काम कर रहे हैं उनको तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हमने उन लोगों को भी मेडिकल बेनिफिट देने की सोची जो लोग ईएसआई की स्कीम में थे और सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, जो 5 साल का हमने रखा हुआ है, 5 साल काम किया और उसके बाद वो स्कीम से बाहर हो गए, और या तो वो सुपर एनुएट कर गए, मतलब कि उनकी जब उम्र पूरी हो गई 60 साल और वो रिटायर हो गए, या उन्होंने वीआरएस ले लिया। तो अगर वो चाहते हैं तो उनको ईएसआई के मेडिकल बेनिफिट स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। और उसके लिए जो उसको और उसके स्पाउस को, यानी अगर लेडी है कोई आईडब्ल्यू उनको हम कहते हैं इंश्योर्ड वुमेन, तो उनके हस्बैंड को, और अगर आईपी यानी कि इंश्योर्ड पर्सन है तो उनके वाइफ को, 2 लोगों को हम मेडिकल फैसिलिटी एक्सटेंड करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, और उसके लिए हम उनसे 10 रुपीज़ पर मंथ लेते हैं, यानी कि साल में 120 रुपये ले करके हम उनको सारी सुविधा देते हैं। तो ये भी एक यूनिक स्कीम है, ये उन लोगों को सपोर्ट करता है आफ्टर रिटायरमेंट, या वो ऐसे लोग जो कि स्कीम से बाहर। प्रेजेंट 14.44 CR इतने बेनिफिशरीज हैं, और आईपी हमारे पास 3.72 करोड़ हैं, जो टोटल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है 21,000 से नीचे वाला, उसका मेजर चंक जो है वो ईएसआई में यहाँ पे कवर्ड है। अगेन दिस इज अ डेटा नॉट रेलेवेंट हियर। अब ये कुछ हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं रिसेंटली। इसमें जैसा कि पहले क्या होता था कि आपको अगर कोई कैश बेनिफिट से रिलेटेड कोई चीज़ क्लेम करनी है तो आप क्या करते थे कि ब्रांच ऑफिस विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स जमा कर रहे हैं, फॉर्म जमा कर रहे हैं, और फिर वहाँ के चक्कर लगा। तो इस चीज़ को हमने मोस्टली क्या किया है, ऑनलाइन कर दिया है। अब हमारी तरफ से तो सिस्टम हमने ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे लोग में अभी भी देश में डिजिटल लिटरेसी जो है उस लेवल की नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग फॉर्म खुद नहीं सबमिट करते, तो उनको भी हम फैसिलिटेट करते हैं। कई बार लोग हमारे ब्रांच ऑफिस आते हैं तो उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, बट प्राइमरली हमने ये काम किया हुआ है कि जो पूरा का पूरा क्लेम है उसको आप ऑनलाइन दे सकते हो, ऑनलाइन उस पर वो कर सकते हो, प्रोसेस करवा सकते हो। दूसरी चीज़ है कि जब आप रजिस्टर करते हो तो एक कार्ड निकलता है जिसको हम ई पहचान कार्ड करते हैं। पहले सुविधा नहीं थी कि आईपी अपना ई पहचान कार्ड खुद डाउनलोड कर सके, उसको एम्प्लॉयर डाउनलोड करके देता था। अब हमने ये फैसिलिटी एम्प्लॉय को डायरेक्ट एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता था कि एम्प्लॉयर नहीं देता था उसको, कई तरह की चीज़ें होती। तो अब हमने उनको एनेबल करने के लिए कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप खुद उसको डाउनलोड कर दो। तो ये भी एक चीज़ हमने आगे बढ़ाई है। एक है आधार ऑथेंटिकेशन। अब जब हम इतनी बड़ी स्कीम चला रहे हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें हमने नोट की। इस स्कीम का 2 पहलू है। एक पहलू ये है कि कई बार ऐसा देखा गया कि लोगों ने अपने, जैसे कि एम्प्लॉयर है, उन्होंने उनका डेटा ही सही नहीं भरा, तो जब वो उनको ज़रूरत पड़ती, क्योंकि जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे आज ज़रूरत पड़ी, इलाज कराने जाना है, जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई आपका तो नाम ही नहीं है इसमें, आपके पेरेंट्स में किसी और का नाम रखा हुआ है, और फिर उनकी कवायद शुरू होती है इसको करेक्ट करें, ये नहीं है और ये डेटा गलत है। तो वो क्या होता है कि जब आपको बहुत नीड होती है, क्योंकि सरकारी प्रोसेस जो है उसके तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है, उसके बगैर वो चीज़ें मूव नहीं होती। तो होता ये था, कई बार हमने देखा कि आदमी सैटरडे संडे पहुंच रहा है और उसके बाद उसके पेरेंट्स का या किसी का भी नाम गलत है, कोई डेटा गलत है, अब वो वेट कर रहा है, क्योंकि वो जब तक वेटिंग होके नहीं आएगी, कितनी भी जल्दी अगर उसको करेंगे तो भी मंडे तो हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब ऑफिस खुलेगा, जब ऑफलाइन सिस्टम है तो वो वहीं से सारा कुछ होगा। तो हमने एक ये कहा कि भाई आप आधार ऑथेंटिकेट करा लीजिए, उससे क्या होगा कि वो वहीं के वहीं वैलिड हो जाएगा, पहली चीज़।
तो उस केस में ये हो रहा है कि जैसे किसी को कोई दिक्कत हो रही है और अगर उसका आधार ऑथेंटिकेशन है वहाँ पे, तो उसका जो रियल डेटा है वो वहाँ पे उपलब्ध है। इसका एक कॉन्ट्रास्टिंग पहलू ये है कि कई लोग ऐसे भी थे जो कि सिस्टम का मिसयूज़ कर रहे थे, ठीक है, बेनिफिट लेने के लिए किसी को भी कुछ बना दे रहे थे, तो वो भी यहाँ से चेक होता है। तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ आईपी, जो जेन्युइन आईपी हैं, जो सही, जिनको फैसिलिटी चाहिए, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना और अपनी फैमिली का आधार वेरिफिकेशन करा कर रख लें, उनकी सारी झंझट ही ख़त्म हो गई। आधार वेरिफिकेशन से क्या होता है कि उनके अकाउंट्स में जैसे कि हम डायरेक्ट ऑनलाइन ही पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी उनके लिए फैसिलिटेट हो गया, सारा प्रोसेस फास्ट हो गया। और इसके लिए हम लगातार मतलब इस पे काम किए जा रहे हैं। मतलब हमारी कई सारी जो टीम्स हैं अलग अलग जाके एम्प्लॉयर के यहाँ, कहीं कियोस्क लगा के, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं डिस्पेंसरी में लोगों को हमने रजिस्टर किया, इसको फैसिलिटेट किया। तो इसमें एक बहुत बड़ा मेजर चंक अब ऑलरेडी आधार से ऑथेंटिकेटेड है इन आईपीज़ का। अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की बात की, उसको हमने ये एक्चुअल स्कीम जो है ये टाइम टू टाइम हम एक्सटेंड करते हैं। तो अभी हमने पीछे इसको जुलाई 24 में एक्सटेंड किया है, जून 26 तक किया है। एंड जो ईएसआई हॉस्पिटल है वहाँ पे अब मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो हैं उसको भी हमने ऑनलाइन कर दिया है, तो रेगुलेशन सर्टिफिकेट्स जिसे हम कहते हैं। दिस इज़ आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ESIC जो कि सेंटर रन करती है और ESIS हॉस्पिटल जो कि स्टेट रन करता है। जैसे आप दिल्ली से बाहर जाएंगे तो साउथ में खास करके जैसे महाराष्ट्र हो गया और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो वो भी SI स्कीम के अंदर होती है। हम ही उसको देखते हैं, उसका जो भी है उनकी फैसिलिटीज़ को हम लोग प्राइमरली देखते हैं। तो ये पूरा जो नेटवर्क है ये 59 हॉस्पिटल, 36 डिस्पेंसरी और 107 DCBOs का ये ESI के अंडर में है, और 106 अस्पताल और 1554 डिस्पेंसरीज ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। और मेजर क्या होता है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए ज़्यादातर डिस्पेंसरी आप देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। ये कुछ क्वालिटी बेंचमार्क हमने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। इसमें है NABH और NABL का एक्रीडेशन। जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनको NABH से हम एक्रीडेट करा रहे हैं, जो हमारे लैब्स हैं उनको NABL से एक्रीडेशन, और इसके लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है ताकि जो हमारी सुविधाएं हैं वो एक्सेलेंस एट पार हो बाकी चीज़ों से। कई जगहों पे ऐसा होता है, लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधाएं उस लेवल की नहीं हैं, तो उसको हम लोग इस जो एक थॉट है लोगों के अंदर, एक विचार है, इसको बदलने के लिए उसको हम उसी लेवल पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं। ये अगेन सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ESI से जिनका भी वास्ता पड़ता है वो सबसे ज़्यादा इसी के प्रति भागते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों का तो वो फिर भी अरेंजमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है देन ESIC कम्स इन हैंडी। और कई सारी चीज़ें जो हम लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, रीनल ट्रांसप्लांट है, इसके अलावा जो हमारे ESI के नॉर्म्स हैं, जैसे मैंने कहा कि हमको NABH NABL सर्टिफिकेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो जो नॉर्म्स हैं उसको भी हम मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, उसको कितना एफिशिएंट बनाया जा सकता है उसके ऊपर काम लगातार किए जा रहे हैं। ये कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैंने भी बताया कि कैश बेनिफिट बढ़ाने को एफिशिएंट बनाने के लिए हमने जो इनिशिएटिव लिया, ये इनिशिएटिव है मेडिकल केयर को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे हमारे ESI अस्पताल में अब केमोथेरेपी यूनिट कई जगहों पे हमने बनाया है। एक हब एंड स्पोक मॉडल है, यानी कि एक सेंटर बनाएंगे जहाँ की बेसिक जो SST ट्रीटमेंट होगा और उससे जो रिलेटेड नियर बाय एरिया होगा उसकी जगह पे लोगों को वहाँ से मेन सेंटर पे ला करके इलाज उनका किया जाएगा। तो इसके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा ऑन्कोलॉजी केयर आजकल जैसे कि हम जानते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं।
ये एक 5G एम्बुलेंस, इस एम्बुलेंस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने दी हैं, जो मॉडर्न इक्विप्ड एम्बुलेंस होगा उसके लिए हमने इसमें किया है। ये इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग होती है कि पेशेंट का क्या चल रहा है अभी, मतलब जब पेशेंट ट्रांसफ़र होता है एम्बुलेंस, वो भी उसके लिए बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होता है, तो वहाँ भी हम कुछ मिस ना करें, इसको लेकर के भी हमने इनिशिएटिव लिया है। ये एक एनुअल हेल्थ चेकअप प्रोग्राम है, ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए है और हर साल हम 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जिनके यहाँ भी आपके यहाँ भी अगर ESI में आप लोग रजिस्टर होंगे तो आपके यहाँ भी ये गया होगा कि आपके यहाँ के जो 40 साल से ऊपर के वर्कर हैं उनका एनुअल हेल्थ चेकअप कीजिए, ताकि हम अगर कोई डिज़ीज़ है या इस तरह की कोई चीज़ है तो हम उसको पहले डिटेक्ट कर सकें, ताकि जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं या प्रोडक्टिव जो लाइफ है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसके लिए ये है। और दिस इज़ अगेन अ डेटा जहाँ की अब तक 8,20,038 IP इतने हमने स्क्रीन किए हैं, ये पिछले साल का डेटा है। ये सर्विस डिलीवरी के लिए भी कई सारी, जैसे होम सैंपल कलेक्शंस हमने अब शुरू कर दी हैं, जैसे कि घर से ही उनके सैंपल्स जो हैं लेंगे हम क्लिनिकल, और जो डायग्नोस्टिक है वो। ड्रग डिलीवरी भी घर पे करवा रहे हैं। इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें हम 1 by 1 इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ICT में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है पेमेंट करने जो प्रोसेस है ऑनलाइन क्लेम्स का, उसको हमने इनिशिएट किया है। OPD के लिए रजिस्ट्रेशन जो है हमारा एक AAA+ ऐप है, उसके थ्रू आप मोबाइल ऐप के थ्रू ही OPD रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें अगर आपको किसी कारण से अपने आप, क्योंकि अभी होता क्या है कि हॉस्पिटल जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि लंबी लाइन लगी होती है, क्योंकि सुबह 6 बजे से लाइन लगना होता है। तो ये सब जो है बेसिकली एक तरह से फैसिलिटेशन है IP की तरफ, कि उनको एक सुविधा मिले, उनको भागना दौड़ना ना पड़े, उनका समय बचे। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी उसको पूरे पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी, तो आपका भी जो एम्प्लॉयर है उसका भी पूरा दिन जा रहा है, क्योंकि उसका वो वर्कर नहीं है वहाँ पे, भले ही वो पैसे दे रहा हो नहीं दे रहा हो वो एक सेकेंडरी चीज़ है, पर प्रोडक्टिव आवर्स जा रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों को ऑनलाइन फैसिलिटेट करने से आप क्या रियल टाइम पे आप भी मॉनिटर कर सकते हो। वो वहीं बैठ करके, उसको 11 बजे की अपॉइंटमेंट है तो वो 10:30 बजे आपके यहाँ से निकलेगा, जो है वहाँ पहुँच जाएगा। तो आपके लिए भी बेटर है, हमारे लिए भी बेटर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस की गई हैं, और उत्तरोत्तर इस पर काम हम लगातार करते जा रहे हैं कि क्या क्या और जोड़ सकते हैं हम। मैं कई सारी मीटिंग्स में जाता हूं जहां की एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज से इंटरेक्ट करता हूं, उनसे पूछता हूं कि आपको क्या फैसिलिटी या क्या चीज़ें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो उसको भी हम लोग एकोमोडेट करते हैं, और सब्सिक्वेंटली पॉलिसी लेवल पे या जैसे भी होता है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच। और अब आप में से